माजी की बात यह है कि मुझे एजाज शाह और डॉक्टर यास्मीन राशिद की वजह से टिकट नहीं मिला। एजाज शाह साहब जो थे वो छोटेपन का मुजाहरा करते थे, हसद करते थे मुझसे कि वो पाकिस्तानी नहीं है, जिसने अपनी फ़ौज के साथ मोहब्बत नहीं करनी, जिसने अपने शहदा की इज्जत नहीं करनी, उसको पाकिस्तानी कहने का क्या हक है। कोई इस शहर में ऐसा बंदा है जो कहे मलिक आज़म ने मेरे खिलाफ FIR कटाई। कर रहा हूँ मैं, ये जो 10-12 लोग फेसबुक पे अपना, जिनको उनके घर वाले दूसरी दफ़ा सालन नहीं देते, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे दौर में फंड्स जारी हुए, हमारे दौर में सड़कें शुरू हो गई, हमारे दौर में सड़कों का इफ्ताह हो गया, आधी आधी सड़कें बन गई। हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगा। साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के साथ आपकी एफिलिएशन फिर उसी तरह बहुत ज़्यादा है, वो काफिले में चले गए हैं, क्या उन्होंने आपको अप्रोच किया उधर आने के लिए? मेरे ऊपर तनकीद करने वाला एक ग्रोह है और वो ग्रोह एक बड़े बोर्ड के दरख्त के नीचे जमा हो गया है और उसके ऊपर उन्होंने एक पार्टी का झंडा लगा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी ईद से कबल बड़े इंकशाफात के साथ बड़ा इंटरव्यू लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। हमारे दरमियान आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, चेयरमैन बैतुल माल पंजाब का ऐसा ओहदा रखा जिससे सांगला हिल को आज़ाद बख्शा, फर्जंदे सांगला हिल अपने नाम के साथ लिखना अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। यकीन करता हूँ कि आपको समझ चुके होंगे। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मलिक मोहम्मद आज़म साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इस वक्त ईद से कबल लोगों को जितनी शिद्दत से ईद का इंतज़ार है उतनी शिद्दत से आपके इंटरव्यू का इंतज़ार है। काफ़ी सारे इंकशाफात, आपके मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। 2009 से स्टार्ट करूँगा, अगले सारे सवाल बहुत मुख्तसर होंगे, इब्तिदा में ही सिर्फ गुफ्तगू थोड़ी सी करूँगा। 2009 से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, मुतअद्दिद ओहदों पर आप फाइज रह चुके हैं, साबिक़ चेयरमैन बैतुल माल भी आप हैं और आपने हल्के में बेशुमार तरक्याती काम भी करवाए हैं। बल्कि करप्शन फ्री अगर प्रोजेक्ट सांगला हिल में लेकर आए तो आप लेकर आए और इलेक्शन से पहले लेकर आए, लेकिन आपको टिकट नहीं मिली। टिकट ना मिलने की वजह क्या है और टिकट ना मिलने के पीछे की शख्सियत कौन सी है? ये वो सवाल है जो इस हल्के का हर बंदा जानना चाहता है। जी, मैं आपसे मुख्तसर बात करूँगा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से और नबी पाक सरकार के सदक़े मैंने अपनी वफ़ा का सफ़र जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। PTI में मैं 2009 में शामिल हुआ था। जी। मुझे ये 2010 वाला टिकट भी नहीं मिला, मैं पार्टी के साथ रहा। 2013 वाला टिकट नहीं मिला, मैं पार्टी के साथ रहा। 2018 वाला टिकट भी नहीं मिला, मैं पार्टी के साथ रहा। और जो लोग मुझ पर तनकीद करते थे, जो लोग मुझ पर हसद और बुग़्ज़ की वजह से इल्ज़ामात लगाते थे, मेरी 15 साल की रफ़ाकत ने ये साबित किया था कि वो गलत हैं और मैं अपनी ग्रुप के साथ, अपनी पार्टी के साथ वफ़ादार रहा हूँ। इस दफ़ा जो टिकट नहीं मिला, उससे पहले एक मैं आपको बात करता चलूँ कि PTI के लीडर ने ख़ुद अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में कहा था कि पिछली टिकटें जो हैं वो पैसों के ज़रिए इधर उधर हो गई हैं। जी। तो इस दफ़ा मैं टिकटें जो हैं वो ख़ुद मैं दूंगा। और उन्होंने 120 हलकों तक ख़ुद इंटरव्यू किए और उसके बाद फिर अचानक अफरा तफरी पड़ गई और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कल सुबह तक आपने सारी टिकटें जमा करानी हैं। और बदकिस्मती से मेरे हलके का नंबर 131 था। तो फिर वही माफिया सरगर्म हुआ और उसी माफिया ने फिर जो है वो मेरिट की बजाय पसंद और नापसंद पर टिकटें जो हैं वो जारी की। और आज की जो ये सूरत हाल है, इसमें इस खामोशी में भी इस बात का बड़ा अमल दखल है। और इसी तरह हमारे हलके में भी ये गूंज आम थी कि इस दफ़ा भी 2018 वाला फार्मूला यहाँ भी अप्लाई हुआ है। सही है। साना 9 में हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा कि ये तोड़ फोड़, ये जलाओ गिराओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने किया है। बेशुमार लीडरान ऐसे हैं, आपके भी मुतअद्दिद चाहने वालों ने आपके ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। मेरे एक इंटरव्यू के लिए में भी आपके ऊपर तनकीद हुई। साना 9 मई के वक्त बाद आप कहाँ थे? पहले तो गुजारिश समझ लें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एजेंडा होता है आवाम की बेहतरी जी। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम शख्सियात ये बाद में आती हैं, मुल्क पहले आता है। बेशक। मुल्क पर जान भी कुर्बान है, मुल्क पर सियासत भी कुर्बान है, मुल्क पर हर चीज़ ही कुर्बान है।
जी जी तो ये जो लोग 9 मई के वाक़े की मजम्मत कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, मैं तो हैरान हूँ। 9 मई के वाक़े की मजम्मत का मेरे जहन में ये है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, जिसने अपनी फ़ौज के साथ मोहब्बत नहीं करनी, जिसने अपने शहदा की इज़्ज़त नहीं करनी, उसको पाकिस्तानी कहने का क्या हक़ है। और जिन लोगों ने अपना इस अमल में शरीक हुए हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ही है। लेकिन उसी दौरान आपके जो डेरे के बाहर मदनी पैलेस के बाहर फ्लैक्स लगी होती थी जिसमें खान साहब और आपकी तस्वीर थी, वो उतर गई और उसके बाद वो तस्वीर ताहाल नहीं अपलोड हुई और आज भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। फ्लैक्स उतर गई है, लगता है दिल जो पार्टी उतर गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा बड़ी बेहुदा तनकीद भी होती है। जी जी हम चाहे मस्जिद बनाएं फिर भी तनकीद, हम गरीबों को अपना कोई उनकी मदद करें फिर भी तनकीद, हम शलवार कमीज़ पहने फिर भी तनकीद, हम जी पैंट शर्ट पहने फिर भी तनकीद। जी जी तो वो मौला अली ने फरमाया कि जब सब लोग आप पर तनकीद करें तो इसका मतलब यह है कि आप हक़ के साथ खड़े हैं। पहले आप बात समझ लें, लोग सियासत करते हैं चुदराहट के लिए, लोग सियासत करते हैं पैसा कमाने के लिए, लोग सियासत करते हैं अपनी बदमाशी की हिफाजत के लिए। मैं जब से सियासत में आया हूँ मेरा एक ही नज़रिया है, एक ही मेरा टारगेट है कि मैंने सांगला हिल का जो गरीब तबका है, जो मज़दूर है, महकूम है, मजबूर है, जो रेडी वाला है, जो जूते गांटने वाला है, जो लकड़ी बनाने वाला है, जो मेन बाज़ार का शरीफ ताजर है, मैंने उसकी नुमाइंदगी करनी है। वो क्योंकि बदतमीज़ नहीं है, वो बदतहजीब नहीं है, वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करता एक हथियार के तौर पर, मैं उस तबके की आवाज़ हूँ जिसकी कोई आवाज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम देख लें सन 9 के बाद जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतअद्दद पुराने दोस्तों ने छोड़ा, हमने यहाँ पे भी देखा आपके जो ख़ास करिंदे हैं, 2-3 का नाम लेना चाहूँगा जिनमें मलक फ़िज़ान है और जुल्क़रनैन शाह साहब और भी बेशुमार लोग हैं जिन्होंने आपको छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता, ना ही मेरा कोई ये लेवल है। अपना जुल्क़रनैन शाह मेरा भाई है और वो आज भी मेरे साथ। सही है। फिर आप लंदन गए और उस वक़्त कहा गया कि आपकी जो है ना मुलाकात मुतवक्के है नवाज शरीफ साहब के साथ, आप पार्टी चेंज कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक कौमी लीडर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अपना इमरान खान साहब भी एक कौमी लीडर है, फिर वो बिलावल भुट्टो साहब भी एक कौमी लीडर हैं, तीनों पार्टियों के सरबराह हैं, उनकी आवाम में नुमाइंदगी है। ठीक है, अगर मैंने मुलाकात करनी होती तो मैं बता देता। पार्टी बदलना या किसी पार्टी में शामिल होना वो रात के अंधेरे में तो नहीं हुआ जाता, वो तो ढोल ढमक्के के साथ हुआ जाता। जी जी ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ गया था आउटिंग करने, अपना मेरे बेटे का एडमिशन था वहाँ पर, उसके लिए हम गए थे, वो यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला लेना। ऐसे ही है। सांगला में बेशुमार सियासतदान हैं, साबका MPA, साबका MNA, मौजूदा काउंसलर, मौजूदा चेयरमैन, मौजूदा किसी भी बड़े अहदे की हम बात कर लें, कभी भी किसी के ख़िलाफ़ तनकीद का वो लेवल नहीं देखा या तनकीद की बुछाड़ नहीं देखी जो आपके साथ ऐसा होता है। यानी कि आप साबिक़ चेयरमैन बैतुल माल और आपको तनकीद की जद में ही हमेशा रखा जाता है। ऐसा क्यों है कि सब लोग आपके ऊपर तनकीद करते हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अवाम को ये देखना चाहिए कि ये जो लोग मुझ पर तनकीद कर रहे हैं जी जी उसमें शरीफ आदमी कितने हैं। आप देखेंगे कि मनशियात फरोश मेरे पर तनकीद करेगा, आप देखें कि बदमाश लोग मेरे पर तनकीद करेंगे, आप देखेंगे क्लाशनकोफ कल्चर मेरे पर तनकीद करेगा, आप देखेंगे अड्डों पर कब्ज़े करने वाले मेरे पर तनकीद करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कभी कि कोई पढ़ा लिखा इंसान मेरे पर तनकीद करेगा, कोई शरीफ आदमी मेरे पर तनकीद करेगा, कोई बाज़ार का ताजर जो रिज़्क़ हलाल कमाता है वो मेरे पर तनकीद करेगा, जो किसान मेहनत से कमाता है वो मेरे ऊपर तनकीद करने वाला एक गिरोह है और वो गिरोह एक बड़े बोर्ड के दरख्त के नीचे जमा हो गया और उसके ऊपर उन्होंने एक पार्टी का झंडा लगा लिया। तो मेरा काम सांगला हिल की आवाम को उस काली आंधी से बचाना है जो मैं देख रहा हूँ अपने सियासी विजन के अतबार से। सांगला हिल के उफ़क़ पर, सियासी उफ़क़ पर काली जो घटाएं हैं, काले बादल जो हैं वो मुझे मंडलाते नज़र आ रहे हैं
और लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं, पार्टियों के नाम पर, मकबूलियत के नाम पर, ताकत के नाम पर, रियासत की अपना मशीनरी के नाम पर, फंड्स के नाम पर, हर तरह के। मेरा काम है इस शहर की आवाज़ बनूं, और मैं ये समझता हूँ अगर शहर के लोग मेरे साथ हैं तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि बोलने वाले, बक बक करने वाले 2% हैं और 98% शरीफ लोग हैं, 98% मजदूर हैं, 98% रिज़्क़ हलाल कमाने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार जो लीडरान हैं, अगर हम पाकिस्तान लेवल की बात कर लें, कौमी सतह पर काफ़ी लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आपके बारे में भी अफवाहें चली थी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मुश्किल वक्त है और बहुत सारे लोग जो हैं वो चले गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनके बारे में ये है कि उन्होंने, किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे करवाई है। जी जी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जी जी कि जो बंदा भी पार्टी छोड़ता है, चाहे कोई नून लीग छोड़ता है, पीपल्स पार्टी छोड़ता है, पीटीआई छोड़ता जी है, जी उसके अंदर कमज़ोरी होती है। ठीक है, सच की अहमियत उस वक्त होती है जब सच कोई ना बोले। जी जी सच की अहमियत उस वक्त नहीं होती जब सच रेडी पर बिक रहा हो, जब सच गली गली में मौजूद हो। जी जी ठीक है, जी जी उस सच की क्या अहमियत है? सच की वो अहमियत है जब कोई ना बोल रहा हो तो आप बोलें। ठीक है, तो हर बंदे का एक अपना सियासी राइट है। दूसरी बात, पार्टी छोड़ना कोई गुनाह नहीं है। जी जी पार्टी छोड़ना कोई गुनाह नहीं है, पार्टी के साथ गद्दारी करना गुनाह है। जी। चाहे वो नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, मौलाना फजल रहमान है। अगर आपने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की है, ये जुर्म है। अगर आपको एमपीए बनाया गया है और आपने दूसरे को वोट दिया है, ये गद्दारी है। अगर पार्टी ने आपके ज़ुम्मे को काम लगाया है, आपने वो बेईमानी की उस काम में, ये गद्दारी है। अगर पार्टी ने आपको सरबराह बनाया पंजाब का, आपने टिकटों के लिए पैसे ले लिए, ये गद्दारी है। अगर अपना पार्टी के चेयरमैन ने ये कहा कि टिकटें अपना अच्छे लोगों को देनी है और आपने अच्छे लोगों को पीछे करके और दूसरे लोगों को आगे करके कहा कि ये अच्छे लोग हैं, ये गद्दारी है। पार्टी छोड़ना गद्दारी नहीं होता। पाकिस्तान का आइन और कानून हर इंसान को इजाज़त देता है कि वो अपने ख्यालात जो है उसके मुताबिक सियासत करे और आवाम की उमंगों के मुताबिक सियासत करे। कोई लोग सारी उम्र पार्टी नहीं छोड़ते, कोई लोग पार्टी जो है उन्होंने 2-3 दफ़ा छोड़ी है। ठीक है जी जी तो इसलिए मेरी ये अपनी राय है कि अगर आपने पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, अगर आपने उसको अपना ईमानदारी से निभाया है और उसके बाद आपने कहा कि या पार्टी ने आपको कहा या आपने पार्टी को कहा कि मेरा यहाँ गुजारा नहीं है, उसके पास हक है जहाँ वो मर्जी चाहे। अब ये अवाम ने फैसला करना कि उसका फैसला गलत है या सही है। ऐसा ही है। अगर हम बात थोड़ी सी माजी की तरफ ले जाएं, 2009 में पार्टी ज्वाइन करने के पीछे मलक मुनीर साहब का हाथ था। उनकी वजह से आपने शमूलियत किया कि हम पहले इंटरव्यू में बात कर चुके हैं। बीच में हमने जाके सुना कि आपकी बहुत ज़्यादा एफिलिएशन पार्टी के साथ साथ अलीम खान ग्रुप के साथ भी रही है। जैसे ही उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई तो फिर अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई कि ए थे फिर गए। क्या आप उस तहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं? मैं गुजारिश करूँ कि मलक मुनीर साहब मरहूम जो इस हल्के की हर दिल अजीज शख्सियत थे, एमपीए थे, यहाँ 2 दफ़ा तहसील नाज़म रहे। उन्होंने पार्टी जब ज्वाइन की थी तो उन्होंने कुछ सियासत करने के लिए नहीं की थी इतनी ज़्यादा। वो बिस्तर मर्ग पर थे, उनको एक मर्ज़ लाहक था, वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। उन्होंने कहा अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं अब इनके साथ क्यों। वो उन्होंने वही जो मेरी सोच है, जो उनकी सोच थी कि गरीब आदमी को मुफ्त इलाज मिल रहा है। उनके साथ एक ड्राइवर लेटा हुआ था, वो 2 लाख का टीका लगवा रहे थे, ड्राइवर को 2 लाख का मुफ्त लग रहा था। तो वो सियासत से ज़रा ऊपर की बात थी, वो इंसानियत की बात थी। ठीक है, और बाकी रही कि अलीम खां की बात। अलीम खां साहब अपना जब पीटीआई में तो एक बासर आदमी थे, बल्कि बासर तरीन आदमियों में से एक थे। अगर मेरा उनके साथ इतना ही ये रहना होता तो मुझे टिकट ना मिलता। अगर मेरा इतना ही उनके साथ दोस्ताना होता तो वो सारी टिकटें पिछली दफ़ा अलीम खान और शुएब सिद्दीकी ने तकसीम की है, तो उसमें मुझे टिकट नहीं मिला। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मेरे साथ उनके कितनी मेरी उनके साथ दोस्ती होगी। अगर हम दरीना दोस्तों की बात कर लें तो साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के साथ आपकी
एफिलिएशन फिर उसी तरह बहुत ज़्यादा है, वो काफिले में चले गए हैं, क्या उन्होंने आपको अप्रोच किया उधर आने के लिए? जी देखें, जो जो अपना माशरती ताल्लुकात होते हैं ना, सोशल रिलेशन जिसे कहते हैं, जी जी। वो अपनी जगह होते हैं, आपके नज़रियात अपनी जगह होते हैं। वो जब पीटीआई के गवर्नर थे तब हमारी उनसे दोस्ती हुई और तब हम उनको लेकर आए यहाँ कि आप यहाँ आकर इलेक्शन लड़े, क्योंकि वो एक शरीफ आदमी थे। वो बदमाशी को नापसंद करते थे, वो गुंडागर्दी को नापसंद करते थे, वो इंटरनेशनल आदमी थे। अब उन्होंने काफ लीग ज्वाइन की, हमसे तो मशवरा नहीं किया, ना हमसे उन्होंने पूछा, ना हमें उन्होंने बताया। वो हमारे से सीनियर है, इंटरनेशनल लेवल के आदमी है, उनको हक पहुँचता वो जहाँ मर्जी सियासत करें, हमें हक पहुँचता हम जहाँ मर्जी सियासत करें। लेकिन आपके बेटे की शादी पर तो वो मौजूद थे, तलका तो फिर गहरे उनके साथ। ओहो, मेरे बेटे की शादी पर तो सारे लोग मौजूद थे। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने सारी पार्टियों को ज्वाइन करना है। वो आपके सोशल रिलेशंस होते हैं। वो शादी ब्याहों में अगर आप नहीं जाएंगे तो इसका मतलब आप दुश्मन हैं एक दूसरे के। अगर ये लीडरान, जो कौमी लीडरान है, ये एक दूसरे की शादियों में जा सकते हैं, तो हम जैसे कारकुनों की शादियों में क्यों नहीं लोग आ सकते? ऐसे ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो मुस्तकबिल है आपकी नज़र में, आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? देखिए जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को तो बने हुए आज 8 दिन हुए हैं, ठीक है, उनका भी हक है, वो भी अवाम के सामने अपना मुकदमा रखेंगे। ये तो फैसला तो अवाम ने करना है कि अवाम इस्तेकाम पाकिस्तान को पसंद करती है, अवाम पीटीआई को पसंद करती है, अवाम नून लीग को पसंद करती है, अवाम पीपल्स पार्टी को। फैसला तो जमहूर ने करना ना। जी जी, ठीक है, फैसला तो जमहूर ने करना है। अब जब वो अवाम में निकलेंगे, कोई जलसा रखेंगे, कोई जुलूस रखेंगे, फिर पता चलेगा कि अवाम का उनके मतलब क्या ख्याल है। जी जी, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर हम हल्का पी 131 यानी 111 की बात करें, तो आपको जो हालात हैं, जो हल्के की जो सियासी सूरत हाल है, मुस्तकबिल के हवाले से अगर हम बात करें तो कैसा नज़र आ रहा है आपको? देखिए जी, मैं हो सकता है मेरी बात से लोग गलत मतलब लें, कुछ जो मेरे हासदीन हैं, कुछ उनको गलत उल्टे मायने बनाए। मेरी बात क्लियर है, मैंने सांगला हिल के अवाम का मुकदमा लड़ना है, मैंने सांगला हिल को बचाना है बदमाशों से, चोरों से, डाकुओं से, बत्ताखोरों से, कलाशनगोफ कल्चर से मैंने बचाना। वो अगर कोई उम्मीदवार हुआ इस तरह का, मैं नहीं कहता कि कल को पता नहीं किसको टिकट मिलने हैं, अब तो टिकट सब भी दोबारा मिलने हैं, नून लीग को भी दोबारा मिलने हैं, पीटीआई को भी मिलने हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान को मिलने हैं। मैंने लोग करते हैं अपने मुफाद की सियासत, मैंने अपने मुफाद की सियासत नहीं करनी, मैंने शहर के मुफाद की सियासत। मेरा एक ही काम है कि शहर पर किसी जालिम को मुसल्लत होने से मैंने अपना किरदार अदा करना, मैंने उसको रोकना है अपने तौर पर, जितनी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। अगर किसी के नसीब में लिखा है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सही है। जो हालात चल रहे हैं, आज की खबर मलिक कशफ साहब ने ब्रेक की है कि नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जनरल और सूबाई, ये खबर अभी आज की ही है, तो आप उस वाले से क्या कहेंगे? तैयारी मेरा पूरा इरादा है कि मैं हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजलो करम से, क्योंकि वो जो काली घटाएं हैं, काले बादल हैं, उनको रोकने के लिए मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सांगला जो हल्का है पीपी 131, इसमें जो देहात है, देहात का कल्चर अलग है। देहात में लोग खुद भी ताकतवर होते हैं, लोग खुद भी अपनी हिफाजत कर सकते हैं, ग्रुप्स जो हैं। जो सांगला शहर है, इसमें जो 80% गरीब लोग हैं, ये कमज़ोर हैं, ये शरीफ हैं, ये अपनी जंग खुद नहीं लड़ सकते। इनको अपनी जंग लड़ने के लिए एक बंदा जो है इनके आगे लगना होना चाहिए। तो मैं इस हवाले से कहता हूँ, अगर शहर जो है उसको मैं कहता हूँ कि वो ये कान खोल के सुन ले, अपने दिल और दिमाग की खिड़कियाँ खोल के सुन ले कि अगर वो किसी भी जज्बाती बहकावे में आए तो 5 साल जो फिर होगा, फिर उसका मदावा कोई नहीं होगा। और अगर सांगला शहर किसी को वोट देने के लिए तैयार है तो उस बंदे को कोई बंदा इलेक्शन नहीं हरा सकता। सांगला हिल के इतने वोट हैं, सांगला हिल के 50,000 वोट हैं। अगर आप 25, 26,000, 27,000, 28,000, 32,000 काउंटिंग करें और सांगला हिल के शहर की अक्सरियत उस बंदे को वोट दे दे जो उनका नुमाइंदा है, जो उनके हकूक़ की जंग लड़ रहा है, तो वो बंदे को कोई बंदा इलेक्शन नहीं हरा सकता। सही है। तो आपने चूँकि माजी में एमपी का भी ऐलान किया था और फिर जब टिकट के बाद आपने
N111 के लिए भी अपने आप को नॉमिनेट किया था कि मैं अब भी मुस्तकबिल में NA का उम्मीदवार हूँ। अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो फिर आप किस तरफ जाएंगे? मैं इंशाल्लाह ताला हम अपने दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और हम सब ने फ़ैसला किया, सब दोस्तों ने, जिसमें चौधरी तारक सईद गुमन साहब हैं, जिसमें जवेद मंसूर पन्नू साहब हैं और मेरे जो दोस्त हैं फर्दन अपना मैं नाम मैं माजर चाहता हूँ, और बाकी भी जो हमारे दोस्त हैं, हम सब ने मिल के फ़ैसला करना है और हम सब ने हक़ के साथ खड़े होना है। ये हमारा फ़ैसला है कि हम इंशाल्लाह ताला अवाम की बेहतरी के लिए इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। अगर बिलफ़र्ज़ जिस तरह के हमने माजी में देखा कि आपकी टिकट की बजाय क्योंकि आपने चेयरमैन बैतुल माल का ओहदा संभाला और आपने इलाके में पूरे पंजाब में अपने वो खिदमात सर अंजाम दी जो तरीका हिस्सा बन चुकी हैं, इससे पहले बैतुल माल को लोग जानते भी नहीं थे, इलाके में आपने बेशुमार काम किए, इसके बावजूद आपको टिकट नहीं मिली। अगर फ्यूचर में भी जाके अगर ऐसा होता है कि आपको टिकट नहीं मिलती, क्या आप आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे? मैं आपको माजी की बात बता दूं, लोगों को भी बता दूं। माजी की बात यह है कि मुझे एजाज शाह और डॉक्टर यास्मीन राशिद की वजह से टिकट नहीं मिला, ठीक है, लेकिन माजी का मैं मेरी गुजारिश सुन रहे, माजी की बात यह है कि मुझे एजाज शाह और यास्मीन राशिद की वजह से टिकट नहीं मिला। एजाज शाह साहब जो थे वो छोटेपन का मुजाहरा करते थे, हसद करते थे मुझसे। वो कहते थे कि मैं वज़ीर दाखिला हूँ मुल्क का और मेरे पूछे बगैर ही ये बंदा चेयरमैन पंजाब बैतुल माल बन गया, ये क्या हुआ। वो 2 दफ़ा वज़ीर आला के पास गए मुझे हटाने के लिए, 1 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर के पास गए मुझे हटाने के लिए, लेकिन मेरी कारकर्दगी इतनी शानदार थी अल्लाह के फजल के बाद कि उसको मुँह की खानी पड़ी, उसको नाकामी करनी पड़ी। इस दफ़ा भी उन्होंने मेरी अपना मुखालफत की। यास्मीन राशिद साहबा जो थी उनसे हमारी पुरानी ग्रुपिंग थी पार्टी में, ठीक है, और वो अब मुश्किल में, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वो जेल में है और फिर भी औरत ज़ात है, लेकिन उनके जब कारनामे बाहर आएंगे तो लोग फिर उस पर भी हैरान रह जाएंगे। सही है। जिन 2 शख्सियत का आपने नाम लिया, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा आज इसी जगह पर जहाँ पर हम इंटरव्यू कर रहे हैं जहाँ पर आई थी, और बल्कि ये पूरे इलाके के लिए एक अलग सी खबर थी कि उस घर को छोड़ के इस घर में आई हैं, जिससे बाद में भी कई इख्तलाफात हुए। अगर हम थोड़ा सा माजी के ऊपर चले जाएं, दिसंबर में जो हमने इंटरव्यू किया था, जब मैंने आपको खराज तहसीन पेश किया इलाके बारे में, तमाम सड़कों का अपने इफ्तिताह किया और बाद में अपने जाशाह साहब को बुलाया और आपने उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे थे। आज आप कह रहे हैं ये बात, ये तज़ाद क्यों है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, ये भी अवाम को पता चलना चाहिए। मैंने सांगला एल के अवाम के लिए, सांगला एल के अवाम के लिए और उसकी सहूलतों के लिए मैंने अपने मुखालफीन के घर जाकर उनके गोडों और घुटनों को और अपना उनको भी हाथ लगाया ताकि सांगला एल के अवाम जो हैं उनको मुसीबत ना हो। देखिए, मुझे मेरी ज़ात को तो कोई अपना फ़ायदा नहीं हुआ। अगर सड़कें बनी हैं तो सांगला हिल के अवाम आज खुश हैं। आप जिस तरफ से भी जाएं, सांगला हिल की राब्ता सड़कें तमाम मुकम्मल हो गई हैं। मैंने अपने मुखालफीन को, जो मेरी पार्टी में मुखालफत कर रहे थे, मेरे ओहदे की मुखालफत करते थे, DPO और DCO को कहते थे कि मलक आज़म का हुक्म ना माने या बात ना माने, मैं उनके भी घर चल कर गया सांगला हिल की अवाम के लिए, ताकि ये रखना ना डालें, ताकि ये फसाद ना डालें, और मैंने उनको अपने सर पर बिठाया। किस लिए? मेरा तो एजाज शाह के हल्के से कोई ताल्लुक नहीं, ना मैंने उधर MP का इलेक्शन लड़ना, ना मैंने, मुझे क्या ज़रूरत है खुशामद करने की उसकी। जी। मैंने तो अवाम के लिए कहा, क्योंकि वो एक बासर आदमी था और वो इंतज़ामिया को कहता था कि इनका काम ना करो। हमने कहा कि आप ही अपना इस काम के लिए आपको ही आगे कर देते हैं, कुछ तो शर्मी आप हमारा साथ देंगे ना। दूसरी बात आपने अपना यास्मीन राशिद साहबा की कही, वो जब इधर आई थी ना तो सारे ज़िले ने उनको सांगला हिल की ज़िले की और N111 की सियासी सूरत हाल जो थी उस पर रोशनी डाली, और उसमें एजाज शाह शामिल थे, उसमें सेक्रेटरी जनरल शामिल था, उसमें MPA मियां आतिफ साहब शामिल थे, उसमें नईम बदेशा साहब शामिल थे, उसमें तारक गुम्मन साहब, उसमें सब लोग शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट पूरी PTI शामिल थी। उनकी सेहत पर जू नहीं रही। जब 1 घंटे की ब्रीफिंग हुई, उसके बाद जाते हुए वो कह गई मैं अपनी मर्जी करनी, तुझे जो मर्जी कर लो। लेकिन उससे जो हल्के को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टूट चुकी है, बिखर चुकी है, बेशुमार लोग जो आपके पास आते थे, तस्वीर बनाते थे और फ़ख्र से और एजाज़ के साथ कहते थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती लीडर के साथ हमने तस्वीर बनाई है, हमने साहब के चेयरमैन बैतुल माल के साथ बनाई है,
आज वो आपको यकदम छोड़कर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दूसरी तरफ चले देखिए गए हैं। बात समझे, मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं ये जो 10-12 लोग फेसबुक पे अपना जिनको उनके घर वाले दूसरी दफ़ा सालन नहीं देते, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मेरा मसला, मेरी नज़र अवाम के हकूक़ पर है। वो इधर जाए उधर जाए, बल फ़र्ज़ करें अगर उन्होंने अपनी पार्टी को वोट देने हैं, वो यहाँ बैठ कर दे दे, वहाँ बैठ कर दे दे, कहीं और बैठ कर दे दे, उससे क्या, वोट तो उसी पार्टी को जाना है जिस पार्टी में वो हैं। सही है। अगर मैं उस पार्टी में हूँ तो मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगा, अगर मैं नहीं हूँ और मेरी जगह कोई और है तो उसको मिल जाएगा। सही है। 2 सवाल हैं तरक्याती कामों के हवाले से। दिसंबर में आपने तरक्याती कामों का एक बड़ा सा जाल बिछाया था, इफ्तिताह हुए, और पहली बार हमने लफ्ज़ सुना था करप्शन फ्री प्रोजेक्ट जो आपने लॉन्च किए थे। सड़कें थी जिसमें इंटरचेंज रोड का था, माड़बलोचा रोड, शाहकोट रोड और भी जो दीगर छोटे रोड थे, सब का आपने इफ्तिताह किया। लेकिन अब हम देख रहे हैं जिनका इफ्तिताह आपने किया, आज वहाँ पर तख्तियाँ आपकी उतार कर दूसरी तरफ से, दूसरी पार्टी की तरफ से लगाई जा रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? कोई फ़र्क नहीं, मैं आपको बताऊँ, ये पाकिस्तान है, ये इंग्लिस्तान नहीं है कि वहाँ आइन लिखा भी नहीं हुआ लेकिन सारा आइन पर अमल होता है। ये ठीक है, आज नून लीग की चलती हो वो ठीक है, कोई बात नहीं, ये इससे को फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को पता है कि हमने बनवाई हैं वो हमें अच्छा समझ लेंगे, जिन लोगों जो कुछ लोग जो समझेंगे उन्होंने बनवाई है वो उनको अच्छा समझ लेंगे। लेकिन इससे कतई नज़र छोड़ दें आप कि हमारे दौर में फंड्स जारी हुए, हमारे दौर में सड़कें शुरू हो गई, हमारे दौर में सड़कों का इफ्तिताह हो गया, आधी आधी सड़कें बन गई, इसको छोड़ दें। अवाम तो ठीक है ना, अवाम तो खुश है ना। अवाम के रिश्तेदार जब आते हैं वो कहते हैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अजाब से ख़त्म हुए। आज सांगला हिल के अवाम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। सांगला हिल के अवाम आज की सड़कों पर जब चलते हैं, जब हम मेरी माएँ बहनों को एक्सीडेंट में उनकी टांगें नहीं टूटती, जब हमारे बच्चे नहीं मरते, जब हमारे बुज़ुर्ग खैरियत से घर चले जाते हैं, हमारे लिए इतना ही बड़ा। कोई आखिरी सवाल है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आपके बंदे आपको छोड़कर जा रहे हैं और इलेक्शन करीब आ रहा है, बेशुमार से लोग हैं, क्या ऐसा हो सकता है या कभी मुमकिन होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो देखेंगे कि आप इधर उधर जा रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप डट के खड़े हैं? मैं आपको बताऊं, एक तो ये मेरे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा है। मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ 25 साल से, मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जो किचन कैबिनेट है वो मेरे 25 साल से मेरे साथ है, ठीक है। मैं उनके साथ फैमिली की तरह रहता हूँ, वो मेरे साथ फैमिली की तरह रहता है। ये जो लगड़ बगड़ लोग हैं ना, इनके बारे में आप इतनी फिक्र ना किया करें, ना इतनी टेंशन लिया करें। इनकी आवाम में क्या सीयत है? किसी को कहे किसी चौक में जलसा करके दिखाए, किसी चौक में मीटिंग कर। जो कमज़ोर आदमी होता है वो साजिश करके ज़िंदा रहना चाहता है, जो अपना धुतकारा होता है वो ऊंचा बोल के ज़िंदा रहना चाहता है, जो अवामी लीडर होता है वो अवाम की ताकत से ज़िंदा रहना चाहता है। मैं अवाम की ताकत से ज़िंदा रहना चाहता हूँ। कोई इस शहर में ऐसा बंदा है जो कहे मलिक आज़म ने मेरे खिलाफ FIR कटाई? कोई इस शहर में ऐसा भी बंदा है जो कहे कि मलिक आज़म के पास जब पावर थी, जब उसकी गाड़ी पर हुटर लगा हुआ था, जब मिनिस्टर के इख्तियारात उस पर थी, तो उसने किसी की दुकान सील कराई हो? लोग याद करें, लोगों को छितर पड़ते रहे हैं मेन बाज़ार में, लोग याद करें लोगों की दुकानें सील होती रही हैं आज भी, लोग याद करें दर्जा चहारम के गरीब लोगों को आज भी नौकरी से निकाला जाता है, लोग याद करें कि अपना अड्डों पर झगड़े होते हैं और कलाशन कोफे वहाँ होती हैं और लोगों को टैक्स मिलता है, लोग याद करें कि अपना गरीब जो रिक्शा ड्राइवर है उनको 20-20 रुपये टैक्स देना पड़ता है, लोग याद करें कि अपना सरकारी ज़मीनों पर दुकानें बनाई जाती हैं, लोग याद करें कि मंडी में मलिक खर्शीद की अपना जो है वो बलडोज़ कर दी जाती है और काले नकाब पोस्ट 25 कलाशन को बरदार आकर थाने के साथ वाली बिल्डिंग को गिरा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग उस माहौल को और उस मंजरनामे को याद करें कि आया लोगों ने मुस्तकबिल में उसी मंजरनामे को बर्दाश्त करना है या अपने बेटों या अपने भाइयों के साथ मिलकर जद्दोजहद करनी। बहुत ज़बरदस्त आपने पैगाम दिया, ये पूरे शहर के लिए था। आपकी पार्टी के जो उस वक्त के कारकुन हैं काफ़ी मायूस कुन हैं, ख़ासतौर पर जो मुल्की हालात उस वजह से, आप उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। सच 100 साल बाद भी ऊपर आ जाएगा, झूठ 100 साल बोल कर भी ज़मीन बोस हो जाए।
हमें अपनी तरजीहात पहले ठीक करनी है, हमें पहले अपनी तरजीहात ठीक करनी है। मेरा माइंड क्लियर है, पहले मुसलमान है, पहले अल्लाह है, अल्लाह का नबी है, फिर पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर अपना शहर है, फिर अपने गरीब लोग हैं, फिर सियासत है। लोग पहले सियासत, फिर लोग, फिर पाकिस्तान, फिर इस्लाम। जब आप तरतीब गलत करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे, जब आप तरतीब ठीक करेंगे आपका नुकसान नहीं होगा। आपके अंदर ईमान होगा तो आप सच बोलेंगे, आप सच बोलेंगे तो लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, आप लोगों की नुमाइंदगी करेंगे तो लोगों के महबूब बनेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात हो, वो यकीनी तौर पर हमारे हकूक़ के लिए लड़ती है, और जो हमारे हकूक़ के लिए लड़ेगा हम उसका ही साथ देंगे और उसी को जिताकर पाकिस्तान की और इलाके की तरक्की के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। तब तक हमें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।